हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट आगे डिस्कस करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसके बाद मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। उसी के आगे है हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। एक एक करके इसको पूरा डिटेल समझेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान तरीके से समझेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को। देखिए बच्चों, ये इफेक्ट मेनली किस लिए होता है? ये मेनली स्टेबिलिटी के लिए होता है। स्टेबिलिटी, इससे हम स्टेबिलिटी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटायन होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी आपने पढ़ा था। टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो क्यों मोस्ट स्टेबल है? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में अगर बात की जाए तो 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन। क्यों? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन सारे सवालों के जवाब हमको मिलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसको सीखेंगे उससे पहले कुछ चीजें और जान ले। हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में होगा बच्चों, कार्बोकेटायन में होगा और फ्री रेडिकल्स में होगा। इसके अलावा आपने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें क्या था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते थे। इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वहां पर क्या था? पाई इलेक्ट्रॉन का रोल था, पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते थे। इसके बाद आपने पढ़ा था रिजोनेंस, वहां पर क्या थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज वेल एज क्या, सॉरी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉट ए सिग्मा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों का रोल था। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का रोल होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कैसे? In hyperconjugation, sigma electrons are also take part in delocalization along with pi electron। कॉपी पर निकाले बच्चों और नोट करें, जल्दी से लिखे। क्या बताया? In hyperconjugation, sigma electrons are also take part in delocalization along with pi electron। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड दस स्टेबिलिटी। बच्चों, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ज्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। एक एक करके आगे हम जानेंगे। ध्यान रहे फिर से, हाइपर कॉन्जुगेशन में केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होंगे, अल्फा हाइड्रोजन का ही यहां पर रोल है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आइए देखते हैं यहां पर एक एक करके। पहले हम इन जनरल अगर ऐसे करके ले लें कोई कंपाउंड, ये देखिए, ये भी हमने जनरल में कंसीडर किया हुआ है। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, यहां पर देखिए एक H लगा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद जो कार्बन आता है बच्चों वो होता है अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब यहां पर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसके ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है अल्फा हाइड्रोजन के वो इधर शिफ्ट होंगे। तो देखिए क्या कंडीशन आएगी, यहां पर ये आपका ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा C, और ये आपका इस तरह से जनरल में ले लीजिए अभी, तो ये सिंगल बॉन्ड और ये C, और इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन इस तरह से ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको और डिटेल में समझेंगे। देखिए सपोज यहां पर हम ले लें, ये लिखा हुआ है प्रोपीन। क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्रोपीन। ये देखिए इस तरह से प्रोपीन लिखा हुआ है। इसकी बात करते हैं। यहां पर देखिए क्या है, ये हमने बताया कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद जो कार्बन होगा दैट इज अल्फा कार्बन, और उससे जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे यहां पर 1 2 3, बच्चों 3 हाइड्रोजन अटैच हैं तो यहां पर हो गए
3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। सिंपली आपको ध्यान रखना है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और उसका मतलब क्या है? देखिए, पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन जो है यहां पर पहले 1 हाइड्रोजन ये टेक पार्ट करेगा। ये देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट अगले कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन यहां पर बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड और ये H और ये H इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव। ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड बचेगा, ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे निगेटिव और इस कार्बन का पॉजिटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन इस तरह से हो जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन कहीं यहां से जाएगा नहीं कि H+ हो गया, इसके बीच में बॉन्ड नहीं है तो ये चला जाएगा। नो, ये हाइड्रोजन यहीं रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। देखिए, यहां पर इसके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है लेकिन ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहा जाएगा नो बॉन्ड रिजोनेंस। बच्चों, ये जाएगा क्यों नहीं? क्यों? ये देखिए, यहां पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, या हम ये कहें यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये अट्रैक्ट होता रहेगा, यानी ये इसको जा नहीं सकता है छोड़ के कि कहीं चला गया, वो यहीं रहेगा और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इसका अट्रैक्शन रहेगा। तो ये बन गया एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए यहां पर अब दूसरा, ये फर्स्ट हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ था, अब ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। तो ये देखिए यहां पर क्या होगा, बचा ये हाइड्रोजन, ये अलग हो गया प्लस लेके, तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड और ये H, ये सिंगल बॉन्ड आगे बच्चों, और फिर ये देखिए यहां पर H और इस पे लगा हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी। ये देखिए यहां पर इस तरह से रहेगा, ये भी H रहेगा, इसमें ये भी H रहेगा। तो ये सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ गया। अब ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड से अलग हो गया लेकिन ये रहेगा यहीं पे। और तीसरा, ये हाइड्रोजन अगर इन्वॉल्व होगा बच्चों तो देख लीजिए क्या कंडीशन, अब ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका H+ और ये देखिए यहां पर डबल बॉन्ड C, फिर C, H और H और इस पे निगेटिव चार्ज, इससे एक H लगा हुआ है। तो यहां पर देखिए ये बन गया आपका फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिव और ये बन गया थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों। जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इन्वॉल्व होंगे। आइए इसको और आसान तरीके से देखेंगे, यहां पर कैसे कुछ चीजें और यहां पर देखते हैं। इसको हटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इस तरह से इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नोट कर लें। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसलिए बच्चों 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम बनेंगे। इसको नोट कर लें और इसको आगे सीखते हैं या आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कार्बोकेटाइन की बच्चों। अगर यहां पर इस तरह से ये देखिए कार्बन पे क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन पीछे पड़ चुके हैं, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा है उसके नेक्स्ट बाद वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन और उससे जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर फिर से 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है बच्चों, इसलिए इसके भी कितने 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रिजोनेंस जिसको बोलेंगे। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ज्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी। आइए बात करते हैं कैसे। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ये कुछ इस तरह से होगा और ये आपका H और ये भी HCH2 और इसमें क्या लगा हुआ है, प्लस चार्ज लगा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या है,
ये कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इसको ऐसे आप समझ ले कि ये कुछ इस तरह से रहा होगा, जैसे इस पे कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम Cl लगा दे और ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल चुका है। पहले भी ये हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हो। तो इस पे निगेटिव और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इस तरह बनता है कार्बोकेटाइन। यानी ये देखिए, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। इसका मतलब अब ये जो बगल वाले यानी अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, इसकी कमी को पूरा करेंगे। यही है आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कुछ इस तरह से होता है बच्चों। तो आइए अब देखेंगे इसको आगे। तो इस तरह से ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करेंगे, यानी इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अब देखिए यहां पर इसके कितने और कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, ऐसे करके लगा दें, ये आपका CH3 और ये लिखा हुआ है CH2 और इसमें लगा हुआ है प्लस चार्ज। देखिए यहां पर हमने बताया कि जिस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज लगा है, उसके नेक्स्ट बाद वाला कार्बन आएगा अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से बच्चों जितने हाइड्रोजन लगे होंगे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर कितने लगे हैं? 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट मींस इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके बनेंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। बच्चों एक एक करके देखेंगे कैसे। यहां पर क्या होता है एक्चुअली, जो अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर ये इस तरह से, ये देखिए H और ये दोनों H, यहां पर ये दोनों H और इसमें क्या था? पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव और इसके दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन बना देंगे डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन इस तरह से आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके पहले भी अभी बताया था कि ये हाइड्रोजन जो प्लस लेके अलग हुआ यहां पर बॉन्ड से, तो ये कहीं जाएगा नहीं बाहर बच्चों, वो रहेगा यहीं, और यहां के बीच में कोई बॉन्ड भी नहीं, इसलिए इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इस डेंसिटी से ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट रहेगा, यानी वो वहां पर उसको पकड़ के रखेगा, हाइड्रोजन जाएगा नहीं। दूसरा, अब यहां पर समझिए ऐसा क्यों होता है, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो अब ये बगल वाला कार्बन क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो इस हाइड्रोजन से क्या कहेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कहेगा भाई हमें इलेक्ट्रॉन ये दे दो, और ये इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन की मदद करेगा और ये बना देगा डबल बॉन्ड। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को ये जो अलग हुआ बाद में, ये अगर कहता है नहीं ये तो मेरे साथ गलत हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन क्यों ले लिया भाई, मुझे वापस करो, मुझे दो, तो ये क्या करेगा? कहेगा अच्छा रुको भाई, ये इस हाइड्रोजन से लेके इसको दे देगा। अब ये हाइड्रोजन जो है यहां पर इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन कहेगा भाई हमें अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये फिर से हाइड्रोजन इससे दोबारा से इससे बॉन्ड बना लेगा, और बच्चों ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या कहानी होगी। ये बन गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2। अब यहां पर तीसरा, ये जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन थोड़ी देर बाद ये चिल्लाने लगेगा, कहेगा भाई अरे मेरा इलेक्ट्रॉन का, मुझे वापस करो, मुझे दो। अब क्या करेगा ये कार्बन? कहेगा रुको रुको, अब ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन
इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देगा बच्चों। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन फिर से इससे बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, डबल बॉन्ड और H ये बन जाएगा तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यही चलता रहेगा आपस में, जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं एक दूसरे से बॉन्ड बनाते रहेंगे और वहां पर नो बॉन्ड रिजोनेंस ये चलता रहेगा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा यहां मजा आएगा, या उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती जाएगी। तो बच्चों इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 3। आइए कुछ और बात कर लेते हैं इसमें। अगर हम यहां पर इस तरह से कार्बोकेटाइन लेते, अगर कोई ऐसा कार्बोकेटाइन आ जाता CH3 और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये प्लस लगा हुआ है यहां पर, ये सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से ध्यान दो। अगर कोई ऐसा कार्बोकेटाइन आता, देखिए बच्चों यहां पर CH2, इसमें क्या है? कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसके नेक्स्ट वाला बात, ये कार्बन क्या है तुम्हारा? बोलो, ये कार्बन होगा तुम्हारा, 1 मिनट, ऐसे बात करें, CH सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लेते हैं। ये देखिए, हाँ यहां पर क्या है? ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, CH में प्लस है। अब इसके नेक्स्ट बार ये आपका अल्फा कार्बन, नेक्स्ट बार ये भी अल्फा कार्बन। यहां पर कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3, यहां भी 3, तो टोटल कितने यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए? 6। कितने हो गए बच्चों? 6। इसका मतलब यहां पर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और अगर आप यहां पर टर्सरी कार्बोकेटाइन लेते इस तरह से बच्चों, तो देखते हैं मेरे साथ, यहां पर ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। इस कार्बन के नेक्स्ट बाद ये अल्फा कार्बन, नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा, नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहां पर कितने? 3 3 3, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब बच्चों इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। आइए कुछ बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा फ्री रेडिकल की, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे, इनके वापस क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहले बात करते हैं फ्री रेडिकल। सेम बिल्कुल जैसे कार्बोकेटाइन था बच्चों, उसी तरह से फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनता था? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। अगर दो एलिमेंट के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वहां पर क्या आएगा? फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अभी इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये भी अनस्टेबल होगा। और इसके नेक्स्ट बात कार्बन, ये अल्फा कार्बन और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम, इधर देखिए बच्चों कुछ ये इस तरह से होगा, ये CH3 लिखा है और ये CH2, और इसमें क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या कह लें एक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी अभी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है आपका, यहां भी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे या इसको इधर ऐसे डोनेट करेंगे, इस तरह से होगा। ये आपका फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो अल्फा इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी कमी को पूरा करेंगे और इसको स्टेबल बनाएंगे। आइए इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेंगे बच्चों। ये देखिए, ये आपके CH3 और अभी हमने बताया ये CH2, और इस पे क्या है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहानी होगी बच्चों? ये देखिए यहां पर, फिर अब यहां होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा और इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पर बना देंगे बॉन्ड,
ये देखिए ये बन गया डबल बॉन्ड और ये आपका फ्री रेडिकल अलग हो गया। इस तरह से बनेंगे। ये बना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1। सेम इसी तरह से बच्चों ये हाइड्रोजन अलग होगा, ये देखिए ये फ्री रेडिकल हो गया। अब ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन और इससे ये बॉन्ड बना देगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक होगा और ये इस तरह से होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये हाइड्रोजन अलग हो गया और इसने बॉन्ड बना दिया। ये पहले से लगा है, बाकी डबल बॉन्ड CH2 ये लगा हुआ। ये सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। इसी तरह से ये हाइड्रोजन देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन फिर से ये बॉन्ड बना देगा हाइड्रोजन से। इस बार ये फ्री रेडिकल अलग हो गया और डबल बॉन्ड और ये H, इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए, 1, ये हो गया 2 और ये हो गया बच्चों 3, यानी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। बार बार हम कह रहे हैं जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे और उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये तो बात हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की या इसकी स्टेबिलिटी की। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से आप करेंगे, तो एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं यहाँ पर, अगर हमारी एल्कीन है कोई, एल्कीन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अभी आपको समझा चुके हैं पीछे। एल्कीन वहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता था और अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर इस तरह से ये लिख दिए जाएं, CH2 B CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH3। जल्दी नोट करें बच्चों, जल्दी से नोट करें सारे बच्चे और हमें बताएंगे इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। 1 मिनट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। इसको ठीक कर लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 ब्यूटीन CH CH3 और ये ले लें CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। नोट करें जल्दी से और इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी बता चुके हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड दस स्टेबिलिटी। तो आइए बच्चों बात करते हैं। ये देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, 3। फिर देखिए यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बाद ये अल्फा कार्बन, इधर भी नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर, यानी यहाँ पर प्रेजेंट है 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब देखिए बच्चों इसकी बात करें तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद ये भी कार्बन अल्फा, नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा, इधर भी नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा, यानी यहां पर हो गए 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। बात करें इसकी बच्चों तो ये देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद ये कार्बन अल्फा, नेक्स्ट बाद ये भी कार्बन अल्फा, नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा, नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 12। इसकी बात की जाए तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के बाद कोई भी कार्बन नहीं लगा है, यानी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं होगी। तो इनमें देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो गए तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी आपका बढ़ेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी नोट कर लो बच्चों, ये होगा ABCDE। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यानी इसके 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे।
कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 12। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी या उतने ज्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। बच्चों इसको नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया होगा, आगे देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर स्टेबिलिटी की, तो देखिए बात करते हैं। अब तक ये समझ गए होंगे कि अगर 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन की बात की जाए तो 2 ब्यूटीन is more stable than 1 butene due to hyperconjugation पूछा जाता है। देखिए 1 ब्यूटीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बात कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2। जबकि 2 ब्यूटीन की बात की जाए तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बात ये भी अल्फा, नेक्स्ट बात ये भी अल्फा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए 6। तो देखिए 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसलिए बच्चों इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये तो हो गई 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में कंपैरिजन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, तब क्या करेंगे? जैसे हम यहां पर ले लें, क्या इस तरह से ये लिखा हुआ है तुम्हारा सिस टू ब्यूटीन, इसके पहले पढ़ चुके हो क्लास में, और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो यहां पर ये होगा ट्रांस टू ब्यूटीन। अगर अपोजिट साइड में लगा दें तो ट्रांस टू ब्यूटीन, और अगर सेम साइड में सेम ग्रुप या एटम प्रेजेंट है तो बच्चों बोलते थे इसको सिस टू ब्यूटीन। और अगर कहीं पर ऐसे आ जाए, यहां पर सेम साइड में दोनों CH3 लगा दें, इस तरह का कंपाउंड, अब देखिए इन पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बात कार्बन अल्फा कार्बन, इसके नेक्स्ट बात अल्फा कार्बन, तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए? 6। यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है बच्चों। यहां ट्रांस में भी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बात ये अल्फा कार्बन, इधर नेक्स्ट बात ये भी अल्फा कार्बन आएगा। ये हाइड्रोजन तो इसी से जुड़े हैं, इनसे मतलब नहीं है, ये तो डायरेक्ट कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से ही जुड़े। हमने क्या बताया? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बाद जो कार्बन आता है उसको कंसीडर करना है, वो अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन एटम लेना है, तो कितने हो गए? 6। यहां भी देखिए 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब इधर कोई अल्फा कार्बन नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन तो इसी कार्बन से जुड़े, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसके नेक्स्ट बात कोई कार्बन नहीं, यानी अल्फा कार्बन नहीं, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इधर बात कर लेते, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट बात ये अल्फा कार्बन, नेक्स्ट बात ये अल्फा कार्बन एटम। तो यहां पर क्या है? कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां भी देखिए 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, अब क्या करें? क्यों? अभी तक आप देख रहे थे कि अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा होते थे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती थी, ठीक है, लेकिन यहां तो बराबर है। तो पहले इन दोनों की बात कर लेते बच्चों। क्या? सिस टू ब्यूटीन से ट्रांस टू ब्यूटीन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ए की सबसे कम उससे ज्यादा होगा बी, यानी ट्रांस टू ब्यूटीन। क्यों? रीजन क्यों? यहां पर देखिए अपोजिट साइड में ग्रुप लगे हुए, इसलिए इनमें रिपल्सन कम होगा, जबकि इसमें सेम साइड में ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और ट्रांस टू ब्यूटीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये तो बात हो गई बच्चों सिस और ट्रांस में। अब ये नीचे वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। क्यों? यहां पर तो सिस और ट्रांस है नहीं, तो इसमें क्या कंडीशन आएगी इसको समझते हैं थोड़ा सा। कैसे? यहां पर इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले बात हो रही थी यहां पर सिस टू ब्यूटीन की, अगर या ट्रांस टू ब्यूटीन कोई भी ले ले, तो ये लगा हुआ है CH3 और ये
पहले हम 2 ब्यूटीन की बात करें तो देखिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि ये आपका जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके नेक्स्ट यानी अल्फा सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये इधर टेक पार्ट करेंगे बॉन्ड बनाने में। तो बच्चों ये देखिए क्या कंडीशन आ जाएगी, इस तरह से कुछ, ये हाइड्रोजन प्लस लेके ये डबल बॉन्ड, और ये तुम्हारा क्या आ गया CH, और इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज CH निगेटिव और ये CH3, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तो इस पे निगेटिव चार्ज आ गया और इसका पॉजिटिव, और इसके ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये बना दिया डबल बॉन्ड। अब बात करते हैं जरा इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं कि इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। ये देखिए डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका CH3 लगा हुआ है एक, और ये तुम्हारा हो गया H और H। ये देखिए यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर, और नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा कार्बन है, नेक्स्ट बाद ये भी अल्फा कार्बन है। तो हम किसी एक को कंसीडर कर ले, ये बॉन्ड टूटेगा और इसके ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर टेक पार्ट करेंगे बॉन्ड बनाने में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये आ गया H और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा C, और यहाँ पर इससे लगा है CH3, और फिर ये CH2 इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन इस तरह से अलग हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगी। तो अब देखिए फिर आगे इससे बनेगा, फिर आगे इससे बनेगा, 3 इसके और फिर 3 इसके, कितने 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां भी वही है, 3 इधर से 3 इधर से, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके भी बनेगी। लेकिन ध्यान दो बच्चों, इसमें ये क्या आ गया CH पे सेकेंडरी आपका कार्बेनाइन, और ये CH2 यानी प्राइमरी कार्बेनाइन। हमने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन क्या, कि प्राइमरी कार्बेनाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बेनाइन। ध्यान दीजिए कार्बोकेटाइन का उल्टा ऑर्डर होता है, सेकेंडरी से प्राइमरी कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर प्राइमरी कार्बेनाइन फॉर्म होगा बच्चों, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर सेम कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा पूरा ऑर्डर A, B और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी C की। जो अभी हमने लिखा हुआ था उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी, C की बच्चों। C में हमने ये कंपाउंड लिखा हुआ था इस तरह से, तो यहां पर सिस और ट्रांस टू ब्यूटीन से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, जबकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम थे तीनों में, लेकिन फिर भी यहां पर सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस में तो ट्रांस की ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, दूर दूर एटम और ग्रुप लगे हुए हैं, और सिस और ट्रांस से भी ज्यादा स्टेबल ये कंपाउंड होगा। और उसका रीजन हमने बताया, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी से ज्यादा होगी, और इसमें बनेगा प्राइमरी कार्ब एनायन, कार्बोकेटाइन नहीं सॉरी कार्ब एनायन। प्राइमरी कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्ब एनायन से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। चलिए ये बात कर लिया हमने, अब आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इस तरह की हम कोई एल्कीन दे दें आपको, नोट करें B, और इसमें आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना हो, तब आप क्या करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। बच्चों यहां पर देखिए ये कार्बन टू कार्बन ये तो हो गया डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बाद जो कार्बन आएगा यानी कि ये कार्बन, नेक्स्ट बाद ये कार्बन, और नेक्स्ट बाद ये कार्बन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। देखिए यहां पर ये अल्फा कार्बन है, यहां CH3 यानी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहां पर 1 2 यानी CH2 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल हो गए 2 और 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां की बात कर ली जाए जरा, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो गए, नेक्स्ट बाद ये कार्बन आएगा अल्फा कार्बन 1 2 3, यहां एक हाइड्रोजन होगा, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन, नेक्स्ट बाद ये आपका आएगा कार्बन अल्फा, यहां पर 2 हो जाएंगे, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए हमारे 3।
इसकी बात कर ली जाए तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट बात ये अल्फा कार्बन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट बात ये कार्बन आएगा तो यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। क्यों? 1 2 यानी अभी 2 हाइड्रोजन लगे तो टोटल हो गए 4। इस तरह से 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो वेरी सिंपल, बी की स्टेबिलिटी यहां सबसे कम होगी क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर होगी सी क्योंकि यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी बच्चों ए, क्योंकि यहां पर 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इस चीज को यहां पर ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट, अगर इसी तरह से और आपको क्वेश्चन दिए जाए तो भी आप आसानी से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इनका फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ए और बी, जल्दी से बताइए हमें नोट करके। इस तरह से फटाफट बहुत जल्दी करिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए बच्चों। और इस तरह से ये देखिए, तो फिर से भाई ध्यान दो, ये कार्बन टू कार्बन हो गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट बात ये अल्फा कार्बन है। नेक्स्ट बात ये भी आपका अल्फा कार्बन है। नेक्स्ट बात ये भी अल्फा। नेक्स्ट बात ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहां पर होंगे 3, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर भी 2। ये हाइड्रोजन होंगे 3 3 6 4 10, टोटल 10 हाइड्रोजन होंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात की जाए तो ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट बात ये कार्बन यहां होंगे 3 अल्फा। नेक्स्ट बात ये भी अल्फा, यहां होगा 1 अल्फा। नेक्स्ट बात ये भी अल्फा, यहां होंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो 3 2 5 और 1 6 बच्चों, टोटल हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसकी बात की जाए तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट बात यहां पर होंगे 2, नेक्स्ट बात यहां होंगे 2। तो टोटल हो गए कितने तुम्हारे? 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सी, फिर बी और सबसे ज्यादा होगा ए। यानी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो गई तुम्हारी किसकी? एल्कीन की। अब आइए कुछ क्वेश्चन जो कार्बोकैटायन पे हमने बताया था आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, उसकी बात कर ली जाए। तो कार्बोकैटायन में कैसे आपको अगर इस तरह से लिखा जाए, ये देखिए CH3 प्लस और यहाँ पर CH3 CH2 प्लस और CH3 CH इस पे प्लस और CH3 C CH3 CH3 प्लस। देखिए ये क्या है? C पे प्लस आने का मतलब है टर्सरी, CH पे प्लस आने का मतलब सेकेंडरी, CH2 पे प्लस आने का मतलब है प्राइमरी कार्बोकेटायन। और ये लिखा है मेथिल कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बच्चों यही हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखिए यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। क्यों? जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यहां पर जिस कार्बन में प्लस लगा है, नेक्स्ट बात कार्बन अल्फा कार्बन होता है तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। यहां पर देखिए नेक्स्ट बात ये आपका अल्फा कार्बन, नेक्स्ट बात ये भी अल्फा कार्बन, तो यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर नेक्स्ट बात ये अल्फा, नेक्स्ट बात ये अल्फा, नेक्स्ट बात ये, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यही होगा बच्चों, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा जल्दी से देख लेते हैं। ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। नोट करें, जल्दी से कॉपी पे निकाल लें और इसको समझते जाएं, अपनी कॉपी में लिखते जाएं। इधर देखिए, अगर ऐसे करके कोई दिया जाए आपको, नोट करें बी ऐसे करके ले लें, और सी इस तरह से। जल्दी से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताएंगे। देखिए इनमें क्या ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का?
वही सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। बार बार बता रहे हैं कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों, और उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो पहले कंपाउंड की बात कर लें तो जिस कार्बन में प्लस लगा है उसके नेक्स्ट बाद ये अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट बाद ये अल्फा कार्बन, इसके नेक्स्ट बाद ये अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। यहाँ पर कितने लगे हैं? 2। और यहाँ पर कितने लगे? 1 2 3, यानी कि 1, यहाँ पर 1। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 2 5 और 1 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए बच्चों। इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं तो इस कार्बन के नेक्स्ट बाद ये कितने कार्बन? देखिए 3, इधर कितने? 1, इधर 1, तो 3 और 1 4, 1 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसकी बात की जाए तो नेक्स्ट बाद ये अल्फा कार्बन कितने हो गए? 3। नेक्स्ट बाद ये, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है अब इस कार्बन पे, नेक्स्ट बाद ये यहाँ पर 1, तो 3 और 1 4, ये देखिए 4। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा C, फिर B और सबसे ज्यादा होगा A का। क्यों बच्चों? क्योंकि A में आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आइए बात कर लेते हैं जल्दी से फ्री रेडिकल की, कि फ्री रेडिकल में कैसे स्टेबिलिटी आप करेंगे यहाँ पर कंसीडर। तो फ्री रेडिकल एल्कीन पढ़ लिया, कार्बोकेटाइन पढ़ लिया, और अब हम जान लेते हैं किसके बारे में? फ्री रेडिकल के। तो यहाँ पर भी वही CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और ये होगा C पे आपका यानी टर्सरी फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जिस पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, नेक्स्ट बाद कार्बन अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नेक्स्ट बाद ये भी, नेक्स्ट बाद ये भी, ये 6 अल्फा हो जाएंगे बच्चों, और यहाँ पर हो जाएंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यही होगा, टर्सरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यानी कि इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे बच्चों उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मेरे ख्याल से आज की क्लास में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ये आप कंटिन्यूअसली एक एक करके वीडियो आप देखते जाइए, आपको सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, पूरे कंसेप्ट समझ में आते जाएंगे। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, तब तक बाय बाय।